नमस्कार दोस्तों। जय हिंद। मेरा नाम है साहिल नायक। जैसा कि मैं आपको पिछले दिनों से कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक नए यूट्यूब चैनल की शुरुआत करने जा रहा हूँ, तो आज वो शुभ घड़ी आ गई है। आज हमारे यूट्यूब चैनल की पहली वीडियो होने वाली है जिसमें मैं आपको संविधान के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। संविधान क्या होता है, तो हम शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। संविधान। अक्सर लोग डाउट में रहते हैं कि संविधान होता क्या है। तो संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसके अंतर्गत देश को चलाने के लिए नियम व कानून लिखे होते हैं और उन सभी नियम व कानूनों का सभी लोग समान रूप से पालन करते हैं, उसे ही संविधान कहा जाता है। सिंपल सी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करो कि मान लो कि आपने एक संगठन बनाया। आप उस संगठन को चलाने के लिए कुछ नियम व कानून बनाओगे, तो उस नियम व कानूनों को किसी कागज या किसी किताब के अंतर्गत लिखोगे और वही नियम व कानूनों की किताब संविधान कहलाएगी। तो ऐसे ही देश को चलाने के लिए जो भी नियम व कानून लिखे होते हैं उन्हीं के संगठन को संविधान कहा जाता है, इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें कितने भाग होते हैं, कितने अनुच्छेद होते हैं, कितनी अनुसूचियां होती हैं। संविधान की डेफिनेशन लिखो पहले। ठीक है, देश को चलाने के लिए नियम व कानूनों के दस्तावेज को ही संविधान कहा जाता है और इस संविधान में लिखे कानूनों का सभी लोग समान रूप से पालन करते हैं। संविधान के अंतर्गत 22 भाग होते हैं। तीन सौ 95 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद होते हैं और 12 अनुसूची है। बारह अनुसूची है। अब ये समझिए कि भाग क्या होते हैं। जैसे कभी भी आपने स्कूल में अपने किताब पढ़ी होगी कोई, तो किताब के अंतर्गत आपने देखा होगा कि उसके अंदर पाठ होते हैं, लेसन्स होते हैं। तो उसी तरह संविधान के अंतर्गत भी ये भाग दिए गए हैं जिसके अंतर्गत ये 395 अनुच्छेद की संख्या दी गई है अलग अलग संख्याओं के मुताबिक। भाग को इंग्लिश में कहा जाता है लेसन और अनुच्छेदों को इंग्लिश में आर्टिकल कहा जाता है। अनुसूची को शेड्यूल। भाग समझ में आए क्या होते हैं। अनुच्छेदों को समझने की कोशिश करो। अनुच्छेद वह होते हैं, यही वो नियम कानून है जो संविधान के अंतर्गत लिखे हुए हैं जिनके हिसाब से हमें चलना है। 22 भाग है। इन्हीं 22 भागों के अंतर्गत 395 अनुच्छेद अलग अलग संख्याओं के अनुसार फिट किए गए हैं। जैसे कि यदि मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझाऊं, तो जो भाग 1 है इसके अंतर्गत 1 से 4 अनुच्छेद फिट किए गए हैं और इसी तरह भाग 2 जो है इसके अंतर्गत 5 से 11 अनुच्छेद फिट किए गए हैं और जो भाग 3 है इसके अंतर्गत 12 से 35 अनुच्छेद फिट किए गए हैं। इसी प्रकार जो आगे जितने भी 22 भाग तक हैं इसके अंतर्गत अलग अलग संख्याओं के मुताबिक अनुच्छेदों को फिट किया गया है। अब अनुच्छेद समझ में आए, भाग समझ में आए, अब समझते हैं अनुसूचियां। अनुसूचियां क्या होती है। अनुसूचियों को हम समझने की कोशिश करते हैं। आपको यह तो पता होगा कि संविधान कब बनकर तैयार हुआ। संविधान बनकर तैयार हुआ था 1949 को, 26 नवंबर 1949। या डेफिनेशन लिख लेना। संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 1949। 26 नवंबर 1949 को संविधान हमारा बनकर
तैयार हो चुका था, जिसे मूल संविधान के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से? मूल संविधान। और संविधान जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950। अनुसूचियों को हम समझने की कोशिश करते हैं कि अनुसूचियां वह है जब 26 नवंबर 1949 को जब हमारा मूल संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 जब हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया। तो जब लागू हुआ और जब बनकर तैयार हुआ, इन समय के बीच का जो अंतराल है, इसके अंतर्गत बहुत से ऐसे मुद्दे उठे जिन्हें कहा गया कि इसे भी संविधान के अंतर्गत सम्मिलित किया जाना चाहिए। लेकिन संविधान तो पूरा बनकर तैयार हो चुका था। यदि हम उसमें अलग से कोई चीज जोड़ते, कोई अनुच्छेद अलग से जोड़ते, जो पूरा संविधान का स्ट्रक्चर बनाया हुआ था वो सारा गड़बड़ा जाता। तो इससे जितना समय लगा था वो सारा समय बर्बाद चला जाता। तो ऐसे में जो भी मुद्दे उठे, उन मुद्दों को संविधान के अनुच्छेदों में ना जोड़कर, भागों में ना जोड़कर, उन्हें अनुसूचियों के रूप में जोड़ा गया। पहले जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1949 को, तो अनुसूचियों की संख्या थी 8। अनुसूचियों की संख्या थी 8 उस समय जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। इस समय अनुसूचियों की संख्या 8 थी, लेकिन वर्तमान में बहुत से संशोधन हुए, तो वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। ठीक है, अनुसूचियों की संख्या 12 है, पहले 8 थी, अब 12 है। तो हमने भाग संविधान की परिभाषा समझ ली, भाग समझ लिया, अनुच्छेद समझ लिए और अनुसूची समझ ली। भाग कितने? 22। अनुच्छेद कितने? 395। अनुसूची पहले 8 थी, वर्तमान में 12 है। तो सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? 395 अनुच्छेदों की। इसके ये भागों के अंतर्गत है, 22 भाग है। सबसे कम है अनुसूची। तो हम अनुसूची से स्टार्ट करते हैं। जो अनुसूची 1 है उसके अंतर्गत कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। अनुसूची 1 के अंतर्गत लिखा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। इसके अंतर्गत इतने राज्य, इतने केंद्र शासित प्रदेश, पूरी डिटेल से यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप संविधान की किताब में जाकर अनुसूची 1 को पढ़ सकते हैं। इसके अंतर्गत हर राज्य की सीमा निर्धारित की गई है, क्षेत्रफल निर्धारित किया गया है। तो आपने एक बात देखी यहाँ पे, संघ। संघ क्या होता है? 3 तरह के होते हैं, समझने की कोशिश करो। संघ, एक होता है परिसंघ, एक होता है महासंघ, एक होता है संघ। तो परिसंघ क्या होता है? परिसंघ एक ऐसा संगठन होता है जिसके अंतर्गत जिसमें शामिल होना ज्यादा मुश्किल नहीं होता और जिसमें से निकलना भी ज्यादा मुश्किल नहीं होता। यदि आप उदाहरण के तौर पर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को देख सकते हैं, जैसे यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संगठन, ब्रिक्स, सार्क और दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन,
और भी आप अन्य किसी संगठन को लेकर देख सकते हैं। इसके अंतर्गत कोई भी देश शामिल हो सकता है, कोई भी देश बाहर निकल सकता है इस संगठन से। तो जिसमें निकलना और शामिल होना आसान हो तो उसे कहते हैं परिसंघ। और महासंघ, महासंघ उसे कहा जाता है जिसमें आना तो आसान हो लेकिन जाना मुश्किल हो, लेकिन नामुमकिन ना हो। जैसे हम उदाहरण के तौर पे बात करें तो हम यूएसएसआर, सोवियत संघ को ले सकते हैं। सोवियत संघ जो कि जैसे माना जा रहा था कभी यह टूट नहीं सकता, लेकिन जैसे ही शीत युद्ध की समाप्ति हुई तो यूएसएसआर 15 गणराज्यों के अंतर्गत टूट गया। 15 गणराज्यों के अंतर्गत टूट गया, जिसके अंतर्गत रूस, बेलारूस और यूक्रेन की अहम भूमिका थी। परिसंघ का पता लगा। परिसंघ ऐसा संगठन जिसमें से निकलना मुश्किल हो लेकिन नामुमकिन ना हो। अब देखते हैं संघ। संघ, इसे यूनियन भी कहा जाता है, संघ को यूनियन। संघ, संघ उसे कहा जाता है जिसके अंतर्गत शामिल हुआ जा सकता है लेकिन उससे बाहर कभी नहीं निकला जा सकता। इसलिए ये कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है, यानी कि भारत के अंतर्गत जितने भी राज्य हैं वो कभी भी भारत से बाहर नहीं जा सकते। यानी कि भारत को छोड़कर कोई अपना अलग देश नहीं बना सकते या फिर किसी दूसरे देश में शामिल नहीं हो सकते। यह अनुसूची 1 के अंतर्गत लिखा हुआ है। समझ में आ गई ये तीनों चीजें, परिसंघ, महासंघ और संघ। अनुसूची 2 को देखते हैं तो इसके अंतर्गत लिखा हुआ है वेतन, यानी किस अधिकारी का कितना वेतन होना चाहिए, किस सरकारी अधिकारी का कितना वेतन होना चाहिए, यह लिखा हुआ है अनुसूची 2 के अंतर्गत। अनुसूची 3 जो है इसके अंतर्गत लिखी हुई है शपथ। शपथ यानी कि जो भी, यदि आप सरकारी अधिकारी, मान लीजिए आपकी कोई नौकरी लग जाती है सरकारी, तो आपको सरकारी नौकरी देने से पहले शपथ दिलवाई जाएगी। आपके हाथ में पर्चा दिया जाएगा, आपको बुलवाने वाला एक गाइडर होगा, उसके पीछे ही आपको बोलना पड़ेगा। शपथ आपको बोलनी पड़ेगी, जब ही आपको वो सरकारी पद प्राप्त हो पाएगा। तो अनुसूची 3 जो है इसके अंतर्गत लिखी हुई है शपथ, यानी किस अधिकारी को कौन शपथ दिलाएगा और वो शपथ में क्या बोलेगा, ये लिखा हुआ है अनुसूची 3 के अंतर्गत। अनुसूची 4 के अंतर्गत हर राज्य की अलग अलग राज्यसभा की सीटें निर्धारित की गई, यानी कि अनुसूची 4 जो है इसके अंतर्गत जितने भी राज्य हैं, जैसे बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और भी जो दक्षिण की साइड, पूरे जितने भी भारत में राज्य हैं, उन राज्यों में राज्यसभा की जो सीटें हैं अलग अलग संख्याओं के मुताबिक रखी गई है। तो आप पूरी डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो अनुसूची 4 को पढ़ सकते हैं। राज्यसभा की सीटें। अनुसूची 5, अनुसूची 5 को देखिए। अनुसूची 5 के अंतर्गत लिखा हुआ है SC ST के लिए विशेष प्रावधान। अनुसूची 5 जो है इसके अंतर्गत लिखा हुआ है SC ST जो भी अनुसूचित जाति और जनजाति है इनके लिए कुछ विशेष प्रावधान दिए गए हैं। इनमें किन किन चीजों के अंतर्गत आरक्षण मिलता है, यदि आप पूरे डिटेल से पढ़ना चाहते हैं अनुसूची 5 के अंतर्गत पढ़ सकते हैं। अनुसूची 6, अनुसूची 6 के अंतर्गत लिखा हुआ है भारत के जो पूर्वोत्तर साइड के राज्य हैं, भारत के पूर्वोत्तर साइड के राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। भारत के पूर्वोत्तर राज्य की साइड को संविधान ने कुछ विशेष प्रावधान दिए गए हैं, जिनमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम मुख्य 4 राज्य हैं।
पूर्वोत्तर भारत में विशेष प्रावधान, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्य मुख्य हैं जिनके अंतर्गत विशेष प्रावधान पूर्वोत्तर साइड के राज्यों को दिए गए हैं। तो अनुसूची 7 के अंतर्गत पढ़ते हैं, 7 के साथ चलते हैं। अनुसूची अनुसूची 7 के अंतर्गत शक्तियों का विभाजन किया गया है, यानी कि कौन सी शक्ति किसके पास होगी। जैसे जो भी शक्ति केंद्र के पास है उन शक्तियों को रखा जाएगा संघ सूची के अंतर्गत, और जो भी शक्तियां राज्य सरकार के पास है उन्हें रखा जाएगा राज्य सूची के अंतर्गत, और जो शक्तियां दोनों के पास है उन्हें रखा जाएगा समवर्ती सूची के अंतर्गत। जो भी शक्तियां संविधान लागू होने के बाद में जो भी नई शक्तियां बनेंगी उन्हें रखा जाएगा अवशिष्ट सूची के अंतर्गत। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। ये 4 तरह की सूचियां हैं। इन्हीं के अंतर्गत केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की और दोनों के पास जो पावर है वो लिखी गई है, और जो भी संविधान लागू होने के बाद जो भी नई शक्तियां बनती है उन्हें लिखा जाता है अवशिष्ट सूची के अंतर्गत। जो संघ सूची है, संघ सूची के अंतर्गत 100 विषय हैं। राज्य सूची के अंतर्गत पहले 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 61 विषय हैं। और समवर्ती सूची जो है, जो शक्तियां दोनों के पास है, वह उसमें पहले 47 विषय हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में 52 विषय है। और अवशिष्ट सूची जो है इसके अंतर्गत तो आते ही रहते हैं, ठीक है। इसमें 47 से 52 कैसे हुए और इसमें 66 से 61 कैसे हुए, इसमें संख्या बढ़ गई, इसमें संख्या घट गई। आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि कुछ शक्तियां ऐसी थी जिन पे कई सवाल उठ रहे थे कि ये केंद्र सरकार के पास होनी चाहिए। केंद्र सरकार राज्य सरकार के पास दबाव डाल रही थी कि ये 5 शक्तियां जो है केंद्र सरकार के पास होना चाहिए, लेकिन राज्य सरकार ने क्या किया, वो शक्ति केंद्र को ना दे करके समवर्ती सूची में डाल दी गई, तो 5 शक्तियां। तो ऐसे समवर्ती केंद्र राज्य सरकार के पास जो सूची थी, सूची की संख्या हो गई 61, 66 से 5 गए तो हो गई 61, और जो 5 गए थे वो चले गए इसके अंतर्गत। तो ऐसे समवर्ती सूची के अंतर्गत, समवर्ती सूची में विषयों की संख्या 47 से 52 हो गई। इस तरह शक्तियों का विभाजन हुआ है। तो चलिए हम बात करते हैं अनुसूची 8 की। अनुसूची 8 क्या कहती है। अनुसूची 8 के अंतर्गत लिखी हुई है भाषाएं, यानी भारत में कितनी भाषाओं को मान्यता मिली हुई है। पहले के समय में जब संविधान लागू हुआ था उस समय भारत में केवल 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी। जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, तो उस समय में लिखा गया था कि भारत में केवल 14 भाषाओं को ही मान्यता प्राप्त होगी, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है।
वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। इसके लिए भी कई संशोधन हुए और इसके बाद भाषाओं को मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 14 से 22 हुई। आगे बताऊंगा मैं कैसे हुई।